दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक कवर कर रहे हैं, उसके चैप्टर नंबर 22 इंडियन पार्लियामेंट है, उसको कवर करेंगे। इसमें मैंने क्या है कि इसमें 2 टॉपिक जो है, पहली जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 में कवर किया है, वो 2 टॉपिक थे। जैसे ये है, चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट है, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट और कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस, इन 2 टॉपिक्स को मैंने जो पार्ट 1 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आज जो है वो दूसरी वीडियो, सॉरी, पार्ट 1 में कवर किया है। आज जो वीडियो उसमें हम कवर करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन 3 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही 2 और 3-3 टॉपिक के हिसाब से हम वीडियो को बनाएंगे। इससे कि क्या है कि जो पार्लियामेंट चैप्टर है ना, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो इसमें हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। ये लोकसभा का जो इलेक्शन है वो कैसे किया जाता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है, उसको इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखो, वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा आर एज फॉलो। तो जो जो अलग अलग मेथड लोकसभा के इलेक्शन से संबंधित हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो पहली क्या है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मीनिंग समझते हैं कि टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इससे क्या मतलब है। तो फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर एक जो लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें क्या है कि अलग-अलग देखें देखें तो स्टेट्स जो भी हैं, इन स्टेट्स को बाँटा गया है। क्या, जो छोटे-छोटे यूनिट्स में, यानी कि स्टेट्स को, हर एक स्टेट्स को टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें इनको बाँटा गया है। ठीक है? और इस संबंध जो में इन दिस रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग 2 प्रोविज़न। अब ये बताया गया है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनको कैसे बाँटा गया है। तो 2 प्रोविज़न के हिसाब से बाँटा बाँटा गया है। क्या? कि each state is allocated a number of seat in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population is the same for all states। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है कि देखो, तुमने देखा होगा कि जैसे लोकसभा में हर एक स्टेट की जो सीटें हैं वो अलग-अलग हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ डिपेंड करती है उस स्टेट की पॉपुलेशन, मतलब कितनी स्टेट की पॉपुलेशन है, उसी के हिसाब से उसको सीट दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रोविज़न रखा है वो ये रखा है कि स्टेट्स को सीटें दी गई हैं, वो इस आधार पर दी गई हैं कि यदि अगर उनकी रेशियो निकाला जाता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन और उस स्टेट को दी गई जो सीट्स हैं, लोकसभा की सीट्स हैं, उनका रेशियो है वो सेम निकल के आता है हर एक स्टेट्स के लिए। सपोज़ करो, आप मानो कि हम ये मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की, अगर एक समझने के पर्पज़ से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मान लेते हैं हम 1000 पीपल है, ठीक है? 1000 लोगों की इसमें ये जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। अब इसमें सीटें अगर मान लो 50 सीट दी जाती हैं उत्तर प्रदेश को, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यानी कि 200 पर्सन पर 200 पर्सन्स पर एक सीट जो है वो सीट रखी गई है। तो ये जो रेशियो निकल के आया है ना, 20:1 का, तो यही जो रेशियो है वो हर स्टेट्स में निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 20:1 निकल के आया, कि पंजाब में कुछ रेशियो और निकल के आया, नहीं। तो इसी जो बाँटा गया है, इनको सीटें दी गई हैं, वो इस आधार पे दी गई हैं कि ताकि जो सीटें उस राज्य को दी गई हैं और उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है, उनका अगर हम रेशियो निकालें तो सभी स्टेट्स का सेम निकल के आए। ठीक है? तो दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से अगर कम है, तो ये जो फॉर्मूला है ना रेशियो वाला, ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो उसके लिए एक अलग मेथड है, उसको अपनाकर उस स्टेट को सीट दी गई है। नेक्स्ट स्टेप बताता है कि ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज in such a manner that the ratio between the population of each constituencies and the number of seat allocated to it is the same। अब इसमें अगेन बताया गया कि देखो, ऊपर वाले में हमने देखा था कि हर राज्य का, हर स्टेट्स का जो रेशियो है वो सेम निकल कर आएगा, सीट का और पॉपुलेशन का। अब ऐसा ही नहीं है, यही जो रेशियो है ना, अगर उस स्टेट में जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, आप सपोज करो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है? तो 80 जो सीटें दी गई हैं ना, तो 80 सीटों का भी अगर हम रेशियो नहीं देखेंगे ना, तो उनकी पॉपुलेशन और सीट का वो सेम निकल कर आएगा। तो इसका, इनका कहने का मतलब है कि ऊपर से लेकर, मानी स्टेट से लेकर उसके अंदर भी, एक स्टेट से अगर हम, एक तो
मतलब क्या है कि हमने इक्वालिटी रखी है सभी स्टेट्स के प्रति कि सभी स्टेट्स में एक इक्वल रेशियो निकल कर आएगा। फिर यदि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर बात करते हैं ना, उसको सीट दी गई है, तो उसके अंदर जितनी भी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, उनमें भी ये रेशियो है वो सेम निकल कर आता है। तो दो लेवल पर, एक स्टेट्स के स्टेट लेवल पर और एक विद इन दी स्टेट, जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरीके से जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो डिफाइन की जाती हैं। इन ब्रीफ शॉर्ट में समझें तो द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रेस्पेक्ट, यानी दो संबंध में यूनिफॉर्मिटी अपनाई गई है। एक तो बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स कि भाई अलग अलग राज्यों के बीच में भी देखोगे सबका रेशियो सेम निकल कर आएगा, और एक विद इन दी स्टेट्स, एक स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनमें ये जो यूनिफॉर्मिटी अपनाई गई है। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained एट दी प्रीसीडिंग सेंसस। मैं वही बताया कि पॉपुलेशन शब्द जो है ना, पॉपुलेशन का मतलब है कि जो जनगणना, और जनगणना कौन से आधार पर ली जा रही है वो आपको पता होना, 1971 का जो सेंसस है उसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, री एडजस्टमेंट आफ्टर द ईच सेंसस। अब हर एक जनगणना के बाद, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो सेंसस हुआ उसके बाद से सीटें फिक्स कर दी, उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो बताया गया कि हर एक जो जनगणना होगी 10 साल बाद होती है जनगणना, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो सीटों में और उसकी पॉपुलेशन में जो रेशियो है रहा उसमें री एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब क्या है कि आफ्टर एवरी सेंसस a readjustment is to be made in allocation of seat in the लोक सभा टू द स्टेट्स। पहला ऑप्शन क्या बताया गया कि जो सीटें लोकसभा में जो सीटें दी गई हैं उनके संबंध में इसमें चेंज किया जाएगा। दूसरा जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं उस पर भी जो है उसमें चेंजेस किए जाएंगे, उनमें भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी मेड। अब ये किसके पास पावर दी गई है, जो भी एडजस्टमेंट करना है सेंसस के बाद, तो ये जो पावर दी गई है वो दी गई है पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट जो चाहे जैसे चाहे सेंसस कंडक्ट कराने के बाद जो है उसमें चेंजेस कर सकती है। अकॉर्डिंगली the parliament has enacted the delimitation commission act in 1952, 1962, 72 and 202 for this purpose। तो इसके संबंध में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है, उस कमीशन का क्या काम होता है कि वो पूरी तरीके से ये देखती है, ये जांच करती है कि जो भी चेंजेस करने हैं सीट्स को लेकर, तो वो काम किसका होता है, डिलिमिटेशन कमीशन को। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो बनाई गई थी 1952 में बनाई गई थी, क्योंकि 1951 में सेंसस हुआ था, वो 71 में हुआ था, कमीशन बनाई गई थी, फिर उसमें 62 में बनाई गई थी, 72 में, फिर 2002 में ये बनाई गई थी, इसी उद्देश्य की जो एडजस्टमेंट करना है सीटों को लेकर वो कर सके। 42 अमेंडमेंट एक्ट of 1976 froze the allocation of seat in the Lok Sabha to the state and the division of each state into territorial constituency till the year 2000 at the 1971 level। इसमें बताया गया है कि 2000 नहीं, ये 42 में संशोधन किया गया था 1976 में, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का। इसने क्या करा कि जो पॉपुलेशन है ना, जो सीट जिस स्टेट को दी गई है, जितनी सीटें दी गई हैं वो उन्होंने फिक्स कर दी, फ्रोज कर दी, मतलब कुछ समय तक वो उतनी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया था कि 2000 तक जो है 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर जिस स्टेट को जितनी सीटें दी गई हैं वो उतनी ही रहेंगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कब किस में फ्रीज की गई थी सीटें, तो 1976 में। एंड दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 ईयर। फिर बाद में इसको 25 साल बढ़ा दिया गया था, और ये फिर कर दिया गया कब तक, 2026 तक। और किसके द्वारा, 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा। तो 2001 में अगेन संशोधन किया था, उसके हिसाब से 2026 तक जो सीटें हैं वो फिक्स कर दी हैं लोकसभा में स्टेट्स की, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। 84 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of the territorial constituencies in the state on the basis figure of the 1991। अब इसमें बताया गया कि 2001 में जो संशोधन किया गया था, 84 में संशोधन किया गया था, उससे एक चेंजेस और किया गया था कि जो अब तक जनगणना का आधार लिया जा रहा था 1971 का, उसको बदलकर अब करा गया था 1991 का, यानी कि 1991 की जनगणना के आधार पर सीटें जो है वो फिक्स कर दी गई थी 2026 तक। लेटर दी 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइडेड, अगेन इसमें फिर से बताया गया है कि 2003 में फिर से संशोधन किया गया था, और उसमें कहा गया था कि अब 1991 नहीं, अब इसकी जगह 2001 में जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से ही इन सीटें जो है वो
फिक्स की जाएंगी। यानी कि सीटें जितनी पहले जो 1971 के आधार पर सीटें फिक्स की गई थी वो उतनी ही थी, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटोरियल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था उसका आधार रखा था 2001। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जितनी भी अमेंडमेंट है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किससे करी गई थी, लेकिन जो 42 था 1976 का वो इम्पोर्टेंट है। However, this can be done without altering the number of seat allocated to each state in the लोक सभा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो संशोधन किया जाता है ना जनगणना के आधार का, ये करा जा सकता है बिना उनकी सीट में चेंज किए। यानी कि हर एक स्टेट को जो भी लोकसभा में सीट दी गई थी वो उतनी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एससी एंड एसटी। अब जो एससी और एसटी की सीटों का रिजर्वेशन रखा जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में, वो किस आधार पर रखा जाता है उसको देखते हैं हम। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबंडन द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो। अब इसमें क्या कहा गया कि हमारे यहाँ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 1909 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भाई इसी में तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, आपको ये बताना है इस समय पे वायसराय कौन थे इंडिया में, वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों के ही नाम बताने हैं आपको। ठीक है, 1990 में जब ये एक्ट पास किया गया था तो कौन थे। इसमें क्या था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में कि जो जहाँ पर भी जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज होती हैं वहाँ पर दो कैंडिडेट होते हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट और एक नॉन मुस्लिम। तो मुस्लिम कैंडिडेट क्या है कि वो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो अपने कैंडिडेट इलेक्ट करेगी और जो अदर है वो दूसरे मेंबर्स को। इस तरीके से वहाँ पर दो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चुने जाते थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को पूरी तरीके से जब हम आज़ाद की उसके बाद बंद कर दिया गया है। अब क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर सीटें इनको दी गई हैं लोकसभा में। Originally, this reservation was to operate for 10 years, that is up to the 96th में। यानी जो संविधान जब बना था तब ये जो प्रोविजन था रिजर्वेशन का वो केवल 10 साल तक के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में क्या है कि 10-10 साल के हिसाब से इसे बढ़ाया गया है। नाउ अंडर द 95 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 दिस रिजर्वेशन इज लास्ट अंटिल 2000, मतलब कि जो 2009 में 95वां संशोधन हुआ था, तो बाद में जो 95वां संशोधन किया है 2009 में, उससे ये जो रिजर्वेशन है 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि अब ये प्रोविजन बढ़ाया गया है या इसको घटा दिया, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्ट। अब इसका मतलब यहाँ क्या है कि जो भी सीटें एससी और एसटी को रिजर्व की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस क्षेत्र में जो एससी एसटी हैं केवल वही उनको चुनेंगे, नहीं, जो भी अदर मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स जो है वो इस कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। A member of scheduled caste and scheduled tribe is also not debarred from contesting a जनरल सीट। यानी कि यदि कोई भी सीट अगर एससी और एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई जनरल में सीट आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो उस पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, मतलब जनरल सीट पर भी वो चुनाव लड़ सकता है। हाँ। अब 84 अमेंडमेंट एक्ट 2001 प्रोवाइडेड फॉर refixing of the reserve seat on the basis of the population figure of the 1991 सेंसस एज सबमिटेड। इसमें अगेन वही बताया गया कि 1991 के आधार पर भी इसी को सीटें फिक्स की गई, कितनी सीटें एससी और एसटी को दी जाएंगी लोकसभा में। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब ना हम जो मेथड अपनाते हैं कि देखो मेथड जो देखा होगा इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो उसमें कौन सा मेथड अपनाया जाता है तो उसको समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना। ठीक है, तो देखो इसमें दिया गया है, पहला है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसको कहते हैं एफपीपीएस सिस्टम, एफपीपीएस सिस्टम यानी कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। दो तो दी कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के केस में राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा जो मेथड अपनाया गया है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समान अनुपाती जो एक प्रतिनिधित्व होता है हर स्टेट्स का, उसको अपनाया गया है। ठीक है, इट हैज नॉट प्रेफर्ड द सेम सिस्टम इन दी केस ऑफ द लोकसभा, लेकिन लोकसभा के केस में ये सिस्टम नहीं अपनाया गया है, बजाय इसके इंस्टीड इट हैज एडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के केस में जो है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जो है अपनाया गया है, और इसी को दूसरा नाम दिया गया फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट सिस्टम। अब ये तो एकदम समरी है, अब इसकी डिटेल में जो है वो हम समझेंगे कैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं।
तो अंडर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज रिप्रेजेंटेशन, एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज द कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि एक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हर एक जो सदस्य होता है लेजिस्लेचर्स का, वो अपनी एक जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उस एरिया को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी को केवल एक ही जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो दिया जाता है, मतलब एक चुनावी क्षेत्र से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक पर्सन इलेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। इन दिस सिस्टम अ कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड। यानी कि इस सिस्टम में जो कैंडिडेट जीत कर आता है या जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को क्या है कि जो विजेता घोषित कर दिया जाता है। दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट सिक्योर द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज स्मॉल ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इसकी है वो खामी बताई गई है कि ये यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी जरूरत होती है, यानी कि कोई भी एक मेजोरिटी फिक्स नहीं की गई है कि जो डिफाइन करती हो कि एक जो व्यक्ति चुना जाएगा या जो जीता जाएगा उसको इतना जो वोट है वो सिक्योर करना है। बल्कि इसमें क्या है, इसमें यह कि अगर सपोज करो किसी भी एरिया में 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब इन चारों में से जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा वोट जो मिलेंगे उसी व्यक्ति को क्या है कि एक वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी खामी क्या है कि ये सभी जो व्यक्ति है ना सोसाइटीज के उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? सपोज करो अगर किसी भी एरिया में कोई भी एक ग्रुप जो है वो अगर माइनॉरिटीज में है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये माइनॉरिटीज वाला जो है वो कैंडिडेट जीता है, मतलब जीतेगा कैंडिडेट वही जिसकी मेजोरिटी होगी। तो इसमें ये कहा जाता है ये केवल केवल मेजोरिटी को ही सपोर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, माइनॉरिटीज को तबकि नहीं करता है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ द टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव। जबकि जो पीआरएस सिस्टम जो है ना, इसमें क्या है कि इसमें सभी के लिए चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई भी एक मेजोरिटी वाली हो चाहे माइनॉरिटी से, ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। अब पीआरएस सिस्टम में क्या है कि सभी सेक्शन जो होते हैं ना उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है उनकी नंबर के हिसाब से। यानी कि यहाँ की सबसे छोटा से छोटे सेक्शन जो है ना उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा उस लेजिस्लेचर्स में। इसीलिए कहा जाता है कि पीआरएस सिस्टम में जो है वो सभी को लेकर चलता है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाला सिस्टम है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है, उसमें केवल केवल मेजोरिटी जो ग्रुप्स होता है उसी की जो बोलबाला रहता है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दो तरीके का होता है। एक तो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो कि हमने देखा था, और दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वो किसके इलेक्शन में अपनाया जाता है, जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। इस सभी में जो पीआरएस सिस्टम है, पीआरएस का भी बल्कि कौन सा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। जबकि लोकसभा है, ठीक है, और जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि जो वोटिंग सिस्टम जो है टेरिटोरियल वाला सिस्टम जो है लिस्ट सिस्टम इसको अपनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो द सम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड एडवोकेटेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि जो पीआरएस सिस्टम है इसी को अपनाया जाए लोकसभा के केस में भी, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसको नहीं अपनाया गया था। तो पहला कारण क्या है कि एक तो क्या है कि डिफिकल्टी है वोटर्स को ये समझना, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो था, लिटरेसी बहुत ही कम है, तो पीआरएस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको वोटर्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ अनसुटेबिलिटी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और डिमेरिट बताई गई है भाई पीआरएस सिस्टम की, जिसकी वजह से इसको नहीं अपनाया गया था। एक तो क्या है कि हाईली एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बाई इलेक्शन की कोई जगह नहीं रहती है, मतलब अगर पीआरएस सिस्टम में बाई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। दूसरा है इट प्रमोट माइनॉरिटी थिंकिंग एंड द ग्रुप इंटरेस्ट। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज द दैट ऑफ द वोटर्स। मतलब यहाँ क्या वोटर्स की वैल्यू जो है उसकी तवज्जो कम हो जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी, जबकि पार्टी की जो है वो बढ़ जाएगी। ना हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउस, दोनों हाउस जो सदन है उनकी कितने समय का कार्यकाल होगा। तो राज्यसभा का ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा को पहली बार बनाया गया था 1952 में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार राज्यसभा को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो 1952 में। और ये क्या है, कंटिन्यू चैम्बर है, अगेन ये वर्ड है कंटिन्यू चैम्बर। दैट इज इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, यानी कि एक परमानेंट बॉडी है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर,
Yeah, their seats are filled by a fresh election and president nomination at the beginning of every third year. The retiring members are eligible for re-election and re-nomination any number of times. यानी कि इसमें देखो, इस राज्यसभा के ड्यूरेशन में जो भी कंटेंट है ना, वो सिर्फ इतने ही पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखो पहली बात तो क्या है कि ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये एक परमानेंट बॉडी, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके जो 1/3 मेंबर है ना, 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल बाद जो है रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? और जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, वो हर तीसरी साल बाद जो है उन अगर नॉमिनेट वाले पर्सन है उनको तीसरी साल की शुरुआत में नॉमिनेट करते हैं, ठीक है? और जो भी पर्सन जितनी भी बार चाहे उतनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है राज्यसभा का। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में, कोई टेन्योर के बारे में नहीं बताया गया है। अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बल्कि ये कहाँ पर दिया गया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, उसमें इस बात को बताया गया है कि राज्यसभा जो है वो कितने साल के लिए बनाई जाएगी, 6 साल के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम नहीं है, कहाँ पर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है? और राज्यसभा कितने साल के लिए बनाई जाती है, 6 साल के लिए। द एक्ट ऑल्सो empower to the president of India to curtail the term of members chosen in the first राज्यसभा। अब ये कहना है कि जो पहली 1952 में पहली बार जब राज्यसभा को गठन किया गया था, तब ये पावर दी गई थी किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो किसी भी व्यक्ति के जो कार्यकाल, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी, 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ठीक है? अब 1952 में पहली बार जब राज्यसभा बनाई गई थी, तो क्वेश्चन ये उठा था भाई कि किसको हटाया जाए, क्योंकि तभी तो ये सीक्वेंस चालू होगा। अब भाई सब तो मना कर रहे थे कि नहीं साहब हमें नहीं हटाना, हम नहीं हटेंगे, ठीक है? तो उस समय प्रेसिडेंट ने क्या करा था, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, कि पर्ची बुलाई गई थी, 245 मेंबर थे या 250 मेंबर, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की गई है, उसके हिसाब से उन्होंने पर्ची बुलाई। अब जिन 1/3 मेंबर की पर्ची आ गई बाहर, उन्हीं को हटा दिया गया था 2 साल के लिए, 2 साल के बाद हटा दिया गया था। फिर वहां से ये सीक्वेंस जो है वो चालू हो गया था, ठीक है? तो वही इसमें बताया गया है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। जैसे कि राज्यसभा है, लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यू चैम्बर। लोकसभा जो है, राज्यसभा क्या है, कंटिन्यू चैम्बर है, लेकिन लोकसभा कंटिन्यू चैम्बर नहीं है। इसका जो नॉर्मल जो टर्म है वो कितना है, 5 साल है। और 5 साल कब से कैलकुलेट किए जाते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। यानी कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जो पहली मीटिंग होती है, उस पहली मीटिंग से डेट काउंट की जाती है। जैसे सपोज करो कि जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज है 4 मार्च है, ठीक है? 4 मार्च 2025। अब पता लगी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद 10 मार्च 2025 को पहली बार जो है वो लोकसभा की मीटिंग होती है, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग होती है। तो जो डेट गिनी कैलकुलेट की जाएगी ना, जो 5 साल वो है, वो 10 मार्च से कैलकुलेट की जाएगी। 10 मार्च से लेकर 5 साल तक, मतलब यहाँ तक 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा इसका। However, the president is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time before the completion of 5 years। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जब चाहे तब जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है? एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। फर्दर द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल emergency be allow of parliament for 1 year at a time for any length of time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency cease to be operative। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर सपोज करो कि प्रेसिडेंट जो है वो ना, वो एक साल करके, पहले 1 साल बढ़ाए, ठीक है, इमरजेंसी, फिर 1 साल बढ़ा दी, और फिर 1 साल बढ़ा दी। तो एक साल करके वो कितने भी समय के लिए जो है वो इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं, एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है? एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो इमरजेंसी है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि इमरजेंसी लगाई गई और वो 2 साल, पहली साल लगी रही, मतलब 5 साल हो गए, ठीक है? 5 साल पता लगी, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई, तो ये 6 साल हो गई। फिर अगली साल होगी 7 साल, और फिर पता लगी कि कहीं बीच में जाके, इसको ऐसे मान लेते हैं हम, जून 2032 में, अगर सपोज करो अभी हम 2000 मान रहे हैं कि 2000 में इमरजेंसी लगाई गई थी, फिर 1 साल बढ़ा दी 21, फिर हो गई 22, और फिर 22 के पता लगी, 22 पूरे हो जाने के बाद 23 में, जून में जाके इमरजेंसी को हटा लिया गया, ठीक है? अगर इमरजेंसी जून में हटाई गई है तो 6 महीने, जून से लेकर दिसंबर तक, इस 6 महीने के अंदर डाली गई है, तो इस 6 महीने के अंदर क्या है कि इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने अगर इमरजेंसी मतलब हटा दी जाती है
तो उसके 6 महीने के बाद तक फिर भी लगी पड़ी है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इमरजेंसी हटाई जा रही है तो उसके 6 महीने के अंदर-अंदर जो है वो उसका ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा और इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराई जाएँगी, ठीक है? लेकिन जो है कि एक-एक साल करके वो कितने भी समय के लिए इसे लगा सकते हैं। नाउ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट जो है वो संसद की जो सदस्यता है वो कैसे ली जाती है उसके बारे में बताया गया है। मैंने आपको जो है इसमें जो है वो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो मैं बताना इसमें आपको भूल गया था, ठीक है? ये क्या हो गया? तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में कौन-सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर जो 84 है। चलो हम इसको जो भी आर्टिकल्स रह गए हैं ना उनको मैं बाद में कवर करा दूँगा पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स पर्सन टू बी चूज़न एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य अगर चुना जाता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। कैसे क्या है? कि पहला तो वह कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ठीक है, कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने क्या है कि ओथ लेगा। तीसरा क्या है कि ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, मानिए 30 साल से कम नहीं होना चाहिए इन द केस ऑफ राज्यसभा, एंड नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज इन द केस ऑफ द लोकसभा। यानी कि लोकसभा के केस में 25 साल से कम ना हो और राज्यसभा के केस में 30 साल से कम ना हो। तो ये जो 2 एज हैं वो फिक्स की गई हैं किसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा के लिए। ठीक है? अगेन और दूसरी कुछ और भी कंडीशंस दी गई हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी गई हैं। इसमें क्या है कि ही मस्ट बी अ रजिस्टर एज़ एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज़ सेम है इन द केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा केस में। यानी यहाँ क्या है वो निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम मेंशन हो। The requirement that the candidate contesting an election to the Rajya Sabha for a particular state should be an elector in that particular state was dispensed with the within the 2003 में। इन 2006 में द कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, पहले ये 2003 से ये प्रोविजन था कि राज्यसभा के केस में यदि कोई भी पर्सन उस स्टेट से इलेक्ट होना चाहता है, सपोज करो राज्यसभा के केस में, ठीक है, मोदी जी अगर इलेक्ट होना चाहते हैं, तो अगर ये होना चाहते हैं यूपी से, तो यूपी की जो वोटिंग लिस्ट है ना, उसमें इनका नाम मेंशन हो, तभी ये राज्यसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि यूपी से इनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन 2003 में इस चीज़ को खत्म कर दिया गया, उन्होंने कि ऐसा नहीं, कोई भी पर्सन कहीं से भी इसको इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रोविज़न बताया गया कि ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, कि वह अगर कोई भी जो अगर एससी और एसटी की अगर सीट पर मेंबर है, होना चाहिए, अगर उसी सीट का कंटेस्ट कर रहा है तो एससी और एसटी का मेंबर हो, ठीक है? हाउएवर अ मेंबर of the scheduled caste and scheduled tribe can also contest a seat not reserved to them. Next, disqualification, very very important है disqualification। आर्टिकल नंबर है 100, आर्टिकल नंबर 100 इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि कब किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें बताए गए हैं कुछ प्रोविजंस, जैसे कि इफ यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट, यदि कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, चाहे वो अंडर किसकी अंडर हो, यूनियन की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो अनसाउंड माइंड है तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब भी, और या वो इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज अ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, या उसने भारत का नागरिक था, वो जीता, ठीक है, उसके बाद उसने एकदम से किसी दूसरे देश की जो नागरिकता सिटीजनशिप ले ली है ना, तो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पांचवा प्रोविजन है इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताया गया है क्या कि भाई कोर्ट ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस, यानी कि क्या चुनाव संबंधी अपराध में उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो। अगर दोषी कोई व्यक्ति ठहराया जाता है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगेन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स बट द डिटेंशन ऑफ द पर्सन, ये कहना है अगेन कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हो सकता है, मतलब यदि किसी भी लॉ के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है तो एक पर्सन को एलिजिबल वो मतलब इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर किसी अन्य कारणवश से 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो गई है तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा है
ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस विद इन टाइम, कि इलेक्शन के जो भी खर्चे हैं या जो भी सिक्योरिटी है उसको जमा करने में वो असफल रहता है, तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, या वो किसी भी तरीके से सरकार के कॉन्ट्रैक्ट उसकी वर्क सर्विस में जुड़ा हुआ है, तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही मस्ट नॉट बी अ डिक्टेटर और मैनेजिंग एजेंट एजेंट, वो ये कि वो सरकार की जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, या सरकार के अधीन कोई भी कंपनी है जिसमें सरकार की, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की 25% तक की अगर जो साझेदारी है, अगर वो उसका पार्ट है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यही 4-6 बताए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 2-4 जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि भाई डिफेक्शन के ग्राउंड पर एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई जो किया जाता है, उसके बारे में। ठीक है? इसके लिए कोई प्रोविज़न तो ख़ैर नहीं है, कोई आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल तो नहीं है जो इसके बारे में बताता हो डिफेक्शन के बारे में, लेकिन जो 10th शेड्यूल है, वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। So the Constitution lay down that a person shall be disqualified from being a member of Parliament if he so disqualified on the ground of defection under the provision of the 10th schedule। यानी बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कोई ऐसा विशेष प्रोविजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन बताया गया, साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो 10th शेड्यूल में प्रोविजन दिए गए हैं उनके आधार पर भी, मतलब डिफेक्शन के आधार पर भी एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। अब वो कौन कौन से ग्राउंड है भाई, तो देखो समझो। पहला है, इफ ही वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, यानी कि एक व्यक्ति किसी भी जिस पार्टी की चिन्ह पर अगर चुनाव लड़कर आया है और उसकी सदस्यता को भी एकदम छोड़ देता है, तब उसे ये माना जाएगा कि इसने एक दल बदला है, यानी कि डिफेक्शन के ग्राउंड पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरा है, इफ ही votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by his political party, यदि उसकी जो व्यक्ति जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आया है वो उस पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर वोट करता है या वोटिंग में अपने आप को रोकता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डिफेक्शन के आधार पर। एंड इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी उन्हें डिफेक्शन के ग्राउंड पर उन्हें क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, कि यदि कोई भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जैसे हमने देखा था राज्यसभा केस में 12 हैं और लोकसभा केस में 2 मेंबर हैं, तो ये जो 2 मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने बाद, यानी कि जब से चुने गए हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट होने के विद इन द 6 मंथ, इस 6 महीने के अंदर ही अंदर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद करते हैं तो इनको डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 4 जो पॉइंट है ना डिस्क्वालिफिकेशन के, किसके आधार पर? डिफेक्शन के आधार पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या है कि the question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in case of the Rajya Sabha and speaker in the case of the Lok Sabha and not by the president of India। यानी कि अन्य जो ऊपर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 100 में डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन थे और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 था, उसके उसमें अगर कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर जो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो राज्यसभा के केस में कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? चेयरमैन, और लोकसभा के केस में जो है वो स्पीकर जो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। नाउ वैकेटिंग ऑफ द सीट्स, यानी कि जो सीट्स होती हैं वो कब वैकेट हो जाती हैं, कब खाली हो जाती हैं, तो आर्टिकल नंबर 101 वो बताता है क्या? वैकेशन के बारे में। तो पहला, अब इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो भी बताया गया है ना, ठीक है, ये तो जो है वो मेंस के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो प्री में जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ से पूछा है, किस आधार पर? तो मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ पहले बता देता हूँ। चलो पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। डबल मेंबरशिप, यानी कि 2 मेंबरशिप। एक पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, यानी एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, और ऐसा किसमें बताया गया है? पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में। अब उसके पीछे क्या, कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो चुना जाता है दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो विद इन दी मतलब 10 दिन के अंदर अंदर उसको किसी न किसी एक जो जो सदन की सदस्यता है उसे छोड़नी होगी, सीट छोड़नी होगी। अन्यथा क्या है, तो उसकी जो सीट है वो राज्यसभा की खाली हो जाएगी, ठीक है।
दूसरा प्रोविज़न बताया गया है कि यदि कोई भी सिटिंग मेंबर है, किसी भी एक सभा का यानी कि लोकसभा का या राज्यसभा का किसी भी सदन का कोई भी एक सदस्य जो है, अगर वो दूसरे सदन में भी चुना जाता है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या है कि जो पहला हाउस जो है मतलब जिस सदन का जो पहले सदस्य था वो, उसकी सीट जो है खाली हो जाएगी। सपोज़ करो यहाँ हम देखते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है, ठीक है? बाद बाद में वो राज्यसभा का भी मेंबर बन जाता है। तो ऐसे केस में या तो उसके पास पावर है कि वो राज्यसभा के सदस्य ही छोड़ दे या वो लोकसभा की। अन्यथा अगर वो नहीं छोड़ता है तो लोकसभा की उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट ऐसी सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। यही सेम प्रोविजन है कि एक बार में जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी वो सदस्य नहीं हो सकता है। इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड, यदि कोई व्यक्ति ऐसा इलेक्ट किया जाता है तो इसकी सीट पार्लियामेंट में खाली हो जाएगी यदि वो 15 दिन के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से अगर रिजाइन नहीं करता है तो। सपोज करो कोई भी एक अगर एमएलए है, ठीक है? एमएलए इलेक्शन हुआ, भाई एमपी का इलेक्शन हुआ, ये जीत गया, ठीक है? अब ये एमपी बन गया। अब इसके पास 2 पावर है, या तो ये 2 ऑप्शन है, या तो ये एमएलए बने रहे या ये एमपी बन जाए। अगर ये खुद से अगर रिज़ाइन नहीं करता है 14 दिन के अंदर-अंदर, तो इसकी जो एमएलए है ना, एमएलए पद से इसकी जो ये रिज़ाइन कर दे, अन्यथा इसकी जो सीट है ना, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कहाँ से? एमएलए पद से, बल्कि फिर बन जाएगी ये एमपी। तो ये इसमें प्रोविज़न बताया गया है, ठीक है? दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर भी सीटें खाली होती हैं, ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन ये अभी हमने देखा था किस आधार पर, या फिर 10th शेड्यूल के आधार पर, या प्रेसिडेंट जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं तब सीट खाली हो जाती है, या कोई पर्सन जो है वो रेजिग्नेशन अपना रिजाइन दे दे। अगर रिजाइन देगा तो किसे देगा? राज्यसभा के केस में है तो अपने चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, और लोकसभा के केस में जो है वो स्पीकर को देता है, ठीक है? फोर्थ है अगर वो एब्सेंट रहता है तब भी सीट जो है वो खाली हो जाती है। अब कितने समय तक वो एब्सेंट रहेगा तब? A house can declare the seat of a member vacant if he abstain from all its meetings for a period of 60 days without its permission। यानी कि संसद में बिना बताए, बिना उनकी परमिशन के लगातार 6 दिन तक वो उसकी जो मीटिंग से अगर वो गायब रहता है तब उसको क्या है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? ये इसमें बताया गया है। पांचवा है कुछ अन्य केसेस में भी सीटें खाली हो जाती हैं, जैसे यदि उसका इलेक्शन जो है वो क्या कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित कर दिया जाता है, या उसको सदन से निकाल दिया जाता है, या कोई भी पर्सन जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उस पर इलेक्ट हो जाता है तब भी। एंड इफ इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, या उसे गवर्नर बना दिया जाता है तब भी क्या है कि जो सीटें हैं वो खाली हो जाती हैं। इफ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। यदि कोई भी पर्सन जो है ना, अगर इलेक्ट डिस्क्वालीफाइड पर्सन को मतलब कोई भी डिस्क्वालीफाइड पर्सन जो है वो पार्लियामेंट के लिए अगर इलेक्ट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया कि उसके इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जाए। ये जो मैटर है ना वो किससे डील किया जाएगा? पीपल एक्ट जो है 1951 से, विच इनेबल जो कि एक पावर देता है हाई कोर्ट को डिक्लेयर करना एक इलेक्शन वॉइड इफ अ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड। यानी कि कोई भी डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट चुनाव लड़कर जीत जाता है तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसकी जो इलेक्शन है उसको रद्द कर दे, ठीक है, वॉइड घोषित कर दे। और ऐसे केस में क्या है कि जो एग्रीड पार्टी होती है वो अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है हाई कोर्ट के आगे। तो अब तक हमने जो सब चीज़ें जो है वो हमने कवर की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, अभी सॉरी, इसमें हम शॉर्ट में देखते हैं कौन-कौन से आधार पर। तो देखो हमने पहले देखा था डबल मेंबरशिप, यानी कि कोई भी मेंबर एक बार में 2 सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? दूसरा था यदि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। यदि वो रेजिग्नेशन अपना रिज़ाइन दे दें, ठीक है? 5वां है ये वो एब्सेंट हो जाएँ, ठीक है? और छठा था किसी अन्य केसेस में, अदर केसेस में। तो ये 5 केसेस हैं, इनके आधार पर भी क्या है सीटें जो है वो खाली हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ओथ और अफ़र्मेशन के बारे में कवर करेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।